लोक प्रशासन विषय से एमए प्रीवियस करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम सेकंड पेपर प्रशासनिक चिंतक पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में लोक प्रशासन की एसोसिएट प्रोफेसर आज आपके सामने एफडब्ल्यू टेलर के विचार वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित ये वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूँ। एफडब्ल्यू टेलर को हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं। हमने एफडब्ल्यू टेलर का जीवन परिचय पढ़ा। एफडब्ल्यू टेलर के जीवन परिचय में हमने देखा कि एफडब्ल्यू टेलर ने अपने जीवन काल में एक श्रमिक और वे इंजीनियर के तौर पर काफ़ी अनुभव प्राप्त किया और उन अनुभवों के आधार पर उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों के बाद वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा दी। जो बात हम कर रहे हैं इसको और विस्तार से समझने के लिए आप पिछले वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये बात और ज़्यादा गहराई और विस्तार से समझ में आएगी। हम वैज्ञानिक प्रबंध विचार की बात कर रहे थे और हमने वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा को समझ लिया था। पिछले वीडियो में हमने वैज्ञानिक प्रबंध की मान्यताएं समझी थी। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम आज वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत समझ रहे हैं कि एफडब्ल्यू टेलर जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध की बात करते हैं, तो वो वैज्ञानिक प्रबंध के कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को बहुत विस्तार से स्पष्ट किया और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध के लिए जरूरी है कि कार्य के सही विज्ञान का विकास किया जाए। जब हम टेलर के अनुभवों की बात कर रहे थे, जब हम वैज्ञानिक प्रबंध के पीछे मान्यताओं की बात कर रहे थे कि जिन कारणों से वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का जन्म हुआ, तब हमने इस विषय पे बात की थी कि श्रमिक प्राकृतिक सोल्जरिंग के तहत कार्य कर रहे हैं, अर्थात वो परंपरागत ढंग से कार्य कर रहे हैं। उनके पास कार्य का सही विज्ञान नहीं है। टेलर उन विद्वानों में शामिल है जो प्रबंध को एक व्यवस्थित ज्ञान मानते हैं, जो प्रबंध को एक विज्ञान मानते हैं। टेलर का कहना है कि प्रत्येक उद्योग में कार्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए। जब तक कार्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं समझा जाएगा, तब तक वह कार्य उचित परिणाम नहीं देगा। प्रत्येक श्रमिक के कार्य, श्रमिक के दायित्व, एक श्रमिक किस पद्धति से कार्य करेगा, कितने समय में उसका कार्य पूरा हो जाना चाहिए, कार्मिकों के चयन का आधार क्या होगा, किस कार्मिक को या किस व्यक्ति को किस पद पर प्रतिष्ठित किया जाएगा, उच्च प्रबंध के जो कार्य हैं वो कार्य किस प्रकार किए जाएंगे, इन समस्त विषयों पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा टेलर का कहना है। और ये एक वैज्ञानिक प्रबंध का प्रमुख सिद्धांत है। जब तक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक संगठनात्मक कुशलता नहीं बढ़ेगी, तब तक संगठन में मितव्ययता नहीं आएगी। अधिक उत्पादन करके यदि हम लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो जरूरी है कि खर्चों को कम किया जाए, व्यय कम किया जाए। और व्यय तब कम होगा जब संगठन में कुशलता होगी, और संगठन में कुशलता तब होगी जब कार्य के सही विज्ञान का विकास किया जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध का जो ये सिद्धांत है कि कार्य के सही विज्ञान का विकास हो, यह सिद्धांत यह मानकर चलता है कि कार्य का कोई एक सर्वोत्तम तरीका होता है और उसे ही आदर्श कार्य पद्धति कहा जा सकता है। अर्थात कार्य को सर्वोत्तम तरीके से किया जाना चाहिए ताकि उस कार्य का श्रेष्ठ परिणाम हमें प्राप्त हो सके। देखिए कितनी जरूरी बात है, कितनी गंभीर बात है। ये बात केवल उद्योगों पर लागू नहीं होती, ये आपके और हमारे जीवन पर भी लागू होती है। आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप अध्ययन को सर्वोत्तम तरीके से कीजिए ताकि आप कम समय में ज़्यादा लर्न कर सकें,
ज़्यादा समझ सकें, बेहतर ढंग से अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकें। और ये तब होगा जब आप कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करें, सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें। जब इस विचार के साथ, इस तरीके के साथ कार्य किया जाता है तो कार्य का सही परिणाम हमें प्राप्त होता है। मैं बार बार आप लोगों को ये बात कहती रही हूँ कि हम लोग प्रशासन में जो विचार पढ़ते हैं उस विचारों को हम अपने आसपास की दुनिया में घटित होते हुए देख सकते हैं। विशेषकर जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स में, इस पेपर में, इस प्रशासकीय चिंतकों के विचारों को पढ़ते हैं, ये हमारे जीवन में, हमारी दुनिया में घटते हुए विचार है। इनको देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए कि इन विचारों के आधार पर आप अपने कार्य पद्धति को कितना बेहतर कर सकते हैं, आप अपने जीवन की समस्याओं को कितना बेहतर ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। आगे हम और पढ़ेंगे कि किस प्रकार तनाव प्रबंधन कर सकते हैं। रुचि लीजिए इस अध्ययन में, किताबें पढ़िए। और जब भी हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाती है, कोरोना का संकट खत्म हो जाता है, आप बात कीजिए हमसे, तो आपको इतना आनंद आएगा पढ़ने में। और ये जो आनंद है कार्य करने का, यही टेलर कहते हैं। जब हमने टेलर को पढ़ना शुरू किया था तब हमने इस टेलर के इस विचार से अपनी बात को प्रारंभ किया था कि जीवन में कार्य में आनंद आना चाहिए। जो भी कार्य आप कर रही हैं उस कार्य को आनंददायक बना लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। और जब वैज्ञानिक प्रबंध की बात करते हैं टेलर, तो टेलर कहते हैं कि अगर कार्य के सही विज्ञान का विकास हो जाएगा तो कार्य सर्वोत्तम तरीके से किया जाने लगेगा। अगला सिद्धांत जो वैज्ञानिक प्रबंध का है, टेलर बताते हैं कि श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन होना चाहिए। जब हम श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि श्रमिकों का चयन उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी कार्य के सफल और प्रभावी निष्पादन के लिए जरूरी है कि श्रमिक उस कार्य को करने की क्षमता रखे। और ये क्षमता दोनों तरीके से होनी चाहिए। शारीरिक रूप से वो इतना स्वस्थ हो, इतना मजबूत हो कि उस कार्य को कर सके, और साथ में उसकी मानसिक क्षमताएं भी उस कार्य करने के सहायक होनी चाहिए, उस कार्य में सहायक होनी चाहिए। किस कार्य को करने के लिए कौन सा श्रमिक उपयुक्त होगा, इसके निर्धारण के लिए कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए और श्रमिकों की क्षमता का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए। टेलर की मान्यता थी कि प्रत्येक श्रमिक में बहुत संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं। अब प्रबंधक के ऊपर निर्भर करता है कि प्रबंधक ये देखे कि श्रमिक को अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने का अवसर मिले और प्रोत्साहन भी मिले। अगर श्रमिक को अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने का अवसर मिलता रहता है, उसको प्रोत्साहन मिलता रहता है, तो श्रमिक विकास करता है। याद कीजिए आप कि टेलर ने खुद ने विकास किया। एक श्रमिक थे और मुख्य अभियंता बन गए, चीफ इंजीनियर बन गए। तो प्रोत्साहन मिलता रहे और अवसर मिलता रहे तो श्रमिक अपना विकास करता रहता है। तो ये जरूरी है कि श्रमिक नई पद्धतियों को सीखे, नए उपकरणों का प्रयोग करे, और अगर परिस्थितियां बदलती है तो उसमें उत्साह के साथ भाग ले। उन परिवर्तित परिस्थितियों में वो निराश ना हो, बल्कि उत्साह के साथ अपना योगदान दे। तो ये श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन पर टेलर ने बल दिया और ये वैज्ञानिक प्रबंध का एक प्रमुख सिद्धांत बन गया। जब हम एमए कर रहे हैं किसी विषय में तो हमें प्रत्येक बिंदु को बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से समझना होगा। आप देख रहे हैं जब से आपने थिंकर्स पढ़ना प्रारंभ किया कि चाहे यहाँ 2 ही शब्द लिखे हुए हैं किंतु उसका विस्तार है। हम उसको बहुत तार्किक ढंग से उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। ये आपको सीखना है। किताबें पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कीजिए, तो आपके स्वयं के विचार और परिष्कृत होंगे। हो सकता है आप खुद भी विचारक बन जाएं। अगला सिद्धांत कि प्रबंध व श्रमिकों के कार्य और उत्तरदायित्व का विभाजन होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध
ये मानता है कि प्रबंधकों और श्रमिकों के मध्य कार्य और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, जबकि परंपरागत प्रबंधक में सारी जिम्मेदारी श्रमिकों पर होती थी। अगर उत्पादन कम हो रहा है तो श्रमिक जिम्मेदार है। अगर कोई संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर रहा है तो उसके कार्मिक उसके लिए उत्तरदायी है, ऐसा परंपरागत प्रबंधक मानता था। लेकिन टेलर जब वैज्ञानिक प्रबंध की बात करते हैं तो टेलर ये कहते हैं कि अगर वैज्ञानिक आधारों पर कार्य का विभाजन होता है तो प्रबंधक और श्रमिकों के बीच किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि इनमें एक सहमति बनेगी। और ये जो सहमति बनेगी, इससे एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना पैदा होगी और ये सहयोग की भावना उत्पादन को प्रभावित करेगी। तो वैज्ञानिक प्रबंध की जो बात टेलर कर रहे हैं, तो टेलर कहते हैं कि विज्ञान का प्रयोग कीजिए। अंगूठा नियम नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। परंपरागत नियमों के आधार पर नहीं, वैज्ञानिक आधार पर कार्य कीजिए। संघर्ष या मनमुटाव नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए, परस्पर समन्वय होना चाहिए। जब तक समन्वय नहीं होगा, संगठन सफल नहीं होगा। क्योंकि अगर समन्वय नहीं है तो संघर्ष है, और संघर्ष में अधिकतर क्षमताओं का दुरुपयोग होता है तनाव को या संघर्ष को समाप्त करने में। अतः जरूरी है कि समन्वय हो, सहकारिता हो। ये कब होगा? जब वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया जाएगा, क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाएगा, उत्तरदायित्व तय कर दिए जाएंगे, तो संघर्ष की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसलिए टेलर कहते हैं कि न केवल उत्तरदायित्व श्रमिकों का तय हो, बल्कि प्रबंधक का भी उत्तरदायित्व तय होना चाहिए। टेलर कार्यात्मक फोरमैनशिप के बारे में कहते हैं। यहाँ हम इस बात को छोड़ रहे हैं। कार्यात्मक फोरमैनशिप को हम अगली स्लाइड में समझेंगे। उसका बाकायदा एक चार्ट है जो अगली स्लाइड में हम उस पर डिस्कशन करेंगे या अगले लेक्चर में हम उसको समझेंगे। अभी हम बात करते हैं मानसिक क्रांति की। टेलर ने मानसिक क्रांति की बात की और टेलर कहते हैं कि जरूरी है कि संगठन में मानसिक क्रांति हो। क्या है मानसिक क्रांति? टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को न केवल श्रमिकों के लिए बल्कि प्रबंधकों के लिए भी एक मानसिक क्रांति के रूप में देखा है। टेलर की मान्यता है कि प्रबंधक और श्रमिक एक दूसरे पर संदेह ना करे, एक दूसरे पर अविश्वास ना करे, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करे। मानसिक क्रांति का तात्पर्य होता है कि आपके जो पुराने विचार हैं उन विचारों को बदल दीजिए और नए विचारों को स्वीकार कीजिए। पुराना विचार क्या था? कि प्रबंधक चाहता था कि श्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और कम से कम मजदूरी ले, और श्रमिक क्या चाहता था? कि प्रबंधक या उद्योगपति हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेतन दे और कम से कम काम ले। अगर उत्पादन में असफल रहे तो प्रबंधक श्रमिक पर दोषारोपण करता था कि श्रमिकों ने निष्ठा के साथ कार्य नहीं किया, अपना पूरा समर्पण भाव से कार्य नहीं किया, और श्रमिक प्रबंधक पर दोषारोपण करता था कि उसकी नीतियों में खामियां हैं, उसकी कार्य योजना ठीक नहीं है। टेलर कहते हैं कि ये जो परंपरागत मानसिकता है, इस मानसिकता से किसी का भी हित नहीं हो रहा, अतः हमें मानसिक क्रांति की जरूरत है। और ये मानसिक क्रांति प्रबंधक और श्रमिकों के मध्य टकराव टालने के लिए जरूरी है, संगठन के लक्ष्यों की कुशलता के लिए, संगठन के खर्चों को कम करने के लिए, उद्योग में या संगठन में एक वैज्ञानिक माहौल बनाने के लिए मानसिक क्रांति आवश्यक है। जब तक हम पुराने विचार को छोड़कर नए विचार को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक एक वैज्ञानिक माहौल संगठन में नहीं बन सकता। तो टेलर कहते हैं कि प्रबंधकों का दायित्व है कि वो श्रमिकों के कार्य का निर्धारण ठीक ढंग से करें, ठीक कार्य के लिए
ठीक श्रमिक का यानी उचित कार्य के लिए उचित श्रमिक का चयन किया जाना चाहिए। कार्य में कुशलता हो, उच्च स्तरीय कुशलता हो, इसके लिए श्रमिकों को अभिप्रेरित किया जाना जरूरी है। श्रमिकों के पास प्रेरणा होनी चाहिए, जिस प्रेरणा के आधार पर वह ज़्यादा काम करे। अगर ज़्यादा काम कर रहा है श्रमिक तो उसको ज़्यादा वेतन दो। ज़्यादा वेतन मिलेगा तो वो प्रेरित होकर ज़्यादा कार्य करेगा क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा कमाना है। याद कीजिए, जब वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा हम समझ रहे थे तब हमने इस बात का जिक्र किया था कि वैज्ञानिक प्रबंध केवल प्रबंधकों के हित के लिए नहीं है, वरन श्रमिकों के हित के लिए भी है। इससे श्रमिकों में संपन्नता आ रही है। तो ये मानसिक क्रांति की ज़रूरत है कि श्रमिक एक निर्धारित वेतन पर काम ना करे, वरन वो अगर ज़्यादा कार्य कर रहा है, उत्पादन में ज़्यादा योगदान दे रहा है, तो उसको प्रेरणात्मक मजदूरी मिलनी चाहिए, उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध ये कुछ सिद्धांतों पर आधारित है जिनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आए, तब तक आप इस वीडियो से संबंधित कंटेंट को अपने किताबों में पढ़िए, समझिए, आपस में बात कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। कोई बात समझ में ना आए तो आप हमसे संपर्क कीजिए।